Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Dilip, Anurag, Rahul, Ankit, Shyam, Gauri, मोहन, सुजीत, पवन, निधि, आलोक, पारस। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो फाइनली आज डाइस चैप्टर का लास्ट डे आ गया है ना। हाँ जी, हमने लास्ट वीक क्लास करी थी जिसमें ज्यादा लेक्चर नहीं हुए थे, सिर्फ 3 ही लेक्चर हो पाए थे। और इस वीक भी ज्यादा लेक्चर नहीं हुए, इस वीक भी सिर्फ 3 ही लेक्चर हो पाएंगे, है ना। हाँ जी, लास्ट वीक हुए थे 3 लेक्चर बेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को। और इस वीक जो 3 लेक्चर हो रहे हैं वो हो रहे हैं वेंसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे को। हाँ, तो 6 लेक्चर हैं जिसमें ये डाइस चैप्टर कंप्लीट हुआ है। जिस बच्चे ने ये लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो ये लेक्चर्स जरूर अटेंड करें, ठीक है। हाँ जी, ये जो पिछले 5 लेक्चर हैं डाइस चैप्टर के, ये जरूर अटेंड करें। देखो आप लोग ना बैकअप लेता चला करो। अब वीकेंड आपको मिलेगा, आप जानते हैं कि कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो वीकेंड की छुट्टी हम मिलती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप नए नए बच्चे हो, है ना। आपके अंदर भरपूर जोश भी है। और बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते, बैकअप भी नहीं, वो सोचता रही अभी तो थोड़ा सा ही तो पढ़ा है, क्या जरूरत है रिवीजन बैकअप की। लेकिन धीरे धीरे करके होता क्या है कि जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, रीजनिंग भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, जीएस भी, तो होता क्या, धीरे धीरे ना बहुत सारा हमारे पास ना बैकअप स्टोर हो जाता है। और एक चीज याद रखना कि जब आप पढ़ते जाओगे ना तो चीजें आप भूलते भी जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक बार पढ़ो और जिंदगी भर के लिए चीज आपको याद हो जाए। ठीक है, दुनिया का हर बच्चा ऐसा होता है कि जो पढ़ता भूलता, पढ़ता भूलता। अभी आप पढ़ोगे 10-15 दिन, 1 महीने तक तो आपको लगेगा वो सब याद है। लेकिन 1 महीने बाद जैसे ही आप क्वेश्चंस करोगे या रिवीजन करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा हम तो सब भूल गए। तो ये जो गलतियां है ना, ये अक्सर वो बच्चे जरूर करते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता पढ़ने का तरीका क्या है। बस वो क्लासेस अटेंड करते चले जाते हैं, सोचते हैं बस यही पढ़ाई है और कुछ है ही नहीं। सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से सिलेक्शन किसी का नहीं होता, एक बात जरूर याद रखना। ठीक है, आप सोचो कि सिर्फ क्लास अटेंड कर लो और उससे सिलेक्शन हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, क्लास अटेंड कर लिया आपने, ठीक है, आपको समय निकाल के उस क्लास का रिवीजन करना होगा, चाहे तो क्लास पीएनजी से करो, है ना, या फिर किससे करो, क्लास देख कर करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका होता है, जैसे डाइस चैप्टर करा दिया मैंने, सपोज आज डाइस चैप्टर खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर के लगभग 70 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, है ना। तब आप क्या करोगे, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस का दोबारा से आप रिवीजन करोगे। मतलब इन्हीं क्वेश्चन की सबसे पहले ना क्लास के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है, सबसे पहले जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए होते हैं ना, उन्हीं की सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कल देखो सीजीएल मेंस का पेपर भी था, रीजनिंग बहुत अच्छी आई है, बच्चों ने सबसे अच्छा स्कोर जो किया है कल वो रीजनिंग में किया है। ठीक है, हाँ जी, 30 में से 30 क्वेश्चन, 30 में से 29 क्वेश्चन, 30 में से 28 क्वेश्चन बच्चे कल करके आए सीजीएल मेंस में। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा स्कोर दिला सकती है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं हमारे पास, थोड़ी सी उम्मीद हमारे पास कम, क्योंकि मैथ्स में ना एक आध सवाल ऐसा आ जाता है जो किसी से नहीं बनता, तो वहां गाड़ी फंस सकती है। और अंग्रेजी के बारे में आप जानती हैं कि आप पूरे 30 क्वेश्चन करके आओगे, बट वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती है हमारी। और जीएस में तो आपको पता ही है जीएस आपकी कैसी है। तो अगर चारों सब्जेक्ट में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा स्कोर दिलाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए यहाँ पर हमें कमी नहीं छोड़नी, जहां हमें पूरा स्कोर मिल रहा है वहां पे हमें कमी नहीं छोड़नी। ठीक, हालांकि मेहनत आपको हर सब्जेक्ट की करनी है, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट आपने छोड़ा, सब्जेक्ट तो छोड़ो, आजकल तो कंपटीशन इतना टफ है कि अगर आप एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी छोड़ गए ना किसी सब्जेक्ट का, और उस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ गया, तो तुम्हारी पूरी साल भर की मेहनत बेकार। मतलब एक एक टॉपिक होते हैं जो हमारी पूरी पढ़ाई को बेकार कर देते हैं, पूरी साल भर की मेहनत को बेकार कर देते हैं। इसीलिए हमें छोड़ना कुछ नहीं है, अपना 100% देना है। आप कभी भी दूसरों को देख के मत पढ़ो कि वो 6 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है, तो सर मैं भी इतने घंटे पढ़ूंगा। हमेशा आप अपना 100% दो। बहुत सारे स्टूडेंट ना दूसरों को ही देखते रहते हैं, वो कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। उनके अकॉर्डिंग कभी मत चलो, ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान अलग है, भगवान ने बेटा हर इंसान को अलग बनाया है ना। हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चे की सोचने की शक्ति अलग है ना। हर व्यक्ति का कैलिबर अलग है।
ठीक है, कोई 2 रोटी खाता, कोई 3 रोटी खाता, कोई 4 रोटी खाता है, समझ रहे हो। इसीलिए आप अपने आप को पहचानो, है ना, अपनी कमियों को पहचानो और उसको दूर करो। आप दूसरों को देखने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो, ठीक है, आप बेसिकली कैसे हो। ठीक, तो आप अपने आप पे काम करो, दूसरों पे काम मत करो, ठीक है। आप खुद पर मेहनत करो, क्योंकि जितना आप खुद पर मेहनत करोगे उतना ही निखर के आओगे बाहर, ठीक है। आपको आपसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं जान सकता। आप मुझसे मत पूछो कि सर रीजनिंग 6 घंटे पढ़ूं या 4 घंटे, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि आपको कितने घंटे रीजनिंग पढ़नी है। आप ये सवाल अपने आप से करो कि आपको कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है, मतलब आप अपना 100% दो, समझ रहे हो, चाहे वो 3 घंटे पढ़कर निकले चाहे 4 घंटे पढ़कर निकले। और कुछ गलतियां हैं, मतलब कुछ कमियां हैं जो हर बच्चे में होती हैं, सिर्फ आप में नहीं है। आप सोचते हो हम भूलते लगते हैं, तो सारे बच्चे भूलने लगते हैं। बस उसका एक ही सोल्यूशन है कि टाइम टू टाइम रिवीजन करना, बैकअप लेना। हाँ, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा था। देखो, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो जो क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो सबसे पहले तो आप क्लास के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अलग से आप कुछ मत लो, ठीक है। जो क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं एक बार उन्हीं की दोबारा से प्रैक्टिस करो, क्योंकि 99.99% जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्लास के ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप क्लास के क्वेश्चंस करो। जब आप क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तो मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये हमारी बुक है, और इस बुक के अंदर ही बेटा सारे कंसेप्ट हैं, हर चीज इस बुक के अंदर है, मतलब ट्रिक्स, अप्रोच, सब चीज है, और एक्सरसाइज भी है। कहने का मतलब है जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लो क्लास के क्वेश्चंस की, तो मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से कर लो, ठीक है। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो आजकल हर बच्चे के पास अवेलेबल होते हैं, जैसे आप कोई पर्टिकुलर, ये तो मान लो स्टैंडर्ड बुक है जो हर एग्जाम को टारगेट करती है, लेकिन अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम देना है, सीएचएसएल देना है, तब आपको क्या करना है, जैसे 22 चैप्टर मैंने कराया तो मेरी क्लास के क्वेश्चन कर लिए। फिर आपको सीएचएसएल पेपर देना है तो सीएचएसएल पेपर की पीवाईक्यू आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए चैप्टर वाइज, तो वहां से आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद मेरी किताब लगा लो, है ना, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप पीवाईक्यू भी नहीं, डायरेक्ट ये भी लगाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। इस बुक में जो क्वेश्चंस है जो जो हर एग्जाम के लिए हैं, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम की टारगेट तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, ठीक है, स्टेनो, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, कोई भी अगर एग्जाम है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास जरूर होने चाहिए पिछले 2-3 सालों के, और वो भी चैप्टर वाइज होने चाहिए, ठीक है। हाँ, जब आप सिलेबस पूरा कर लेते हैं ना, मिक्स प्रैक्टिस आपको बाद में करनी है। चलो, बहुत सारा आपको मोटिवेशन दे दिया आज मैंने। हाँ, अब फटाफट से अपने चैप्टर पे आते हैं। तो हमने 22 चैप्टर की शुरुआत करी थी, और हमने 22 चैप्टर में जाना था कि टोटल 5 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है 1 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, ओपन फिगर और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। हम सबसे पहले तो डाइस की क्यूबिक फॉर्म पढ़ चुके हैं। क्यूबिक फॉर्म में हमने क्या देखा था कि क्यूबिक फॉर्म में ना, क्यूबिक फॉर्म में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्यूबिक फॉर्म में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में क्यूबिक फॉर्म का आएगा वो 3 टाइप का आएगा, या तो 1 फिगर आएगा, या 2 फिगर, या मोर देन 2 फिगर। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है 1 फिगर, 2 फिगर या मोर देन 2 फिगर, उसको सॉल्व करने की कितनी ट्रिक थी, 3 ट्रिक थी। नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक, है ना। चलो, आपको चीजें याद आ गई होंगी। फिर इसके बाद मैंने आपको ना ओपन फिगर पढ़ाया था। अच्छा, ओपन फिगर को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक थी सर, ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक थी, अल्टरनेट मेथड और जी मेथड, अल्टरनेट मेथड और जी मेथड। अच्छा, इस चैप्टर में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या थी, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक थी, दो विपरीत सतह है ना तो एक साथ देख सकती है, कॉलिंग टीम फोन नहीं रिसीव कर रही, कर लेगी बेटा। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छिप सकती है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक थी। लेकिन मैंने आपको एक और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बताई थी, रोटेशन मेथड, है ना। रोटेशन मेथड मैंने आपको समझाया था कि इस ओपन फिगर में जो नंबर्स की रोटेशन है वही नंबर्स की रोटेशन एज इट इज हमें इसके बॉक्स के अंदर दिखाई देगी, है ना। जो नंबर की रोटेशन है एबीसी क्लॉकवाइज है, तो बेटा बॉक्स के अंदर एबीसी आपको क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। लेकिन एक स्पेशल रोटेशन हमने पढ़ी थी ये वाली, एक स्पेशल रोटेशन हमने पढ़ी थी ये वाली रोटेशन,
ये वाली रोटेशन बेटा पलट जाती है। मैंने आपको कल प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था कि जो क्लॉकवाइज है वो आपको एंटी क्लॉक दिखेगा। ये वही स्पेशल रोटेशन है जैसे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक थी, है ना। कल हमने स्पेशल वन कॉमन ट्रिक पढ़ी थी ना, जी हाँ, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक पढ़ी थी। चलिए साहब, तो कल हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे और लगभग कितने इतने क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये मैंने होमवर्क भी दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, और ये 13 भी हो गया था क्वेश्चन। अच्छा, ये 14 भी हो गया था। चलिए अब एक लास्ट बचा है बेटा, छोटा सा पार्ट बचा है। आज पूरी क्लास नहीं होगी, थोड़ी सी क्लास होगी क्योंकि छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है बस इस चैप्टर का। दैट इज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी, बताओ। ये है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा, भाषा पर आधारित प्रश्न। कॉलिंग टीम बेटा फोन रिसीव कर लेगी, अगर तुम मिलाना क्लास के बाद मिला लेना तब रिसीव कर लेगी। पढ़ो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, और जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है वही सब आपके काम आएगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इफ वन इज एडिशन टू टू, मतलब ये एक कंडीशन है। इस कंडीशन को पढ़ो और उसके हिसाब से बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो 100% ट्रू है। ऐसा कौन सा कथन है जो 100% ट्रू है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये डाइस है ना, ये डाइस है, ठीक। हाँ जी, इफ वन इज एडजेसेंट टू टू, यदि एक दो के निकट है, यदि एक संख्या 2, 4 और 6 से सटी हुई है। इफ वन इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6, ये कह रहे हैं एक ऐसा पासा है जिस पासे में जो एक है ना, एक वो 2, 4 और 6 के निकट है। 2, 4, 6 के निकट है, यानी कि इसका मतलब ये है इन बीच की चार सतहों में से कहीं भी 2, 4, 6 हो सकता है, कहीं भी हो सकता है 2, 4, 6, या तो यहां पर होगा 2, 4, 6, है ना, कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर तीन सरफेस पे 2, 4, 6 है, इनमें से कोई भी दो हो सकता है, इनमें से कोई भी चार हो सकता है, इनमें से कोई भी 6 हो सकता है। मतलब ये भी दो हो सकता है, ये भी दो हो सकता है, ये भी दो हो सकता है, ये भी चार हो सकता है, ये भी चार हो सकता है, ये भी चार, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। समझ रहे हो, यानी कि हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। आप लोग जानते हैं कि किसी भी डाइस में एक होती है अपोजिट सरफेस, और उस अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच जाती है, टोटल कितनी सरफेस बचती है अपोजिट को छोड़कर? 4। भाई इसके अपोजिट है कुछ, है ना। जैसे कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड आइस की बात करूं, एक अगर मैं स्टैंडर्ड आइस की बात करूं, स्टैंडर्ड आइस समझते हो?
यानी कि मानक पासा। और मानक पासा कौन से पासा होते हैं? वो पासा जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा वो पासा होता है जिसमें प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जिसमें एक के पीछे 6, दो के पीछे 5 और तीन के पीछे होता है 4। जिसमें तीन के पीछे होता है 4। अब आप बताओ स्टैंडर्ड आइस में, है ना, हमेशा 1 के अपोजिट क्या होगा? हमेशा 1 के अपोजिट 6 होगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, कौन कौन सी ऐसी सरफेस हैं जो एक के निकट है ना? कौन कौन सी ऐसी सरफेस हैं जो एक के निकट है? एडजेसेंट टू 1, एडजेसेंट टू एडजेसेंट टू 1, ये बताओ। अगर ये एक मानक पासा है तो एक के निकटवर्ती सतहों को बताओ। तो मैंने आपसे क्या कहा? एक तो हो गई अपोजिट सरफेस 6, और इस अपोजिट को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच गई वो सभी की सभी ना एक के निकट है। बेटा एक के निकट 2 भी है, एक के निकट 3 भी है, एक के निकट 4 भी है और एक के निकट 5 भी है। 2 3 4 5 ये सारी की सारी सरफेस ना 1 के एडजेसेंट है। 2 3 4 5 जो बीच में 4 हिस्सों में डलेंगे, और यही बेटा 6 के निकट भी है। एडजेसेंट टू 6, एडजेसेंट टू 6, 6 के एडजेसेंट भी यही है। 2 3 4 5, 2 3 4 5, समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आया कि यदि एक संख्या 2 4 और 6 के निकट है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक के निकट 2 4 6 है तो एक के पीछे क्या हो सकता है ना? एक के विपरीत कौन सी सतह हो सकती है? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। अगर एक के निकट है 2 4 6 तो एक के पीछे क्या जा सकता है? सर एक के पीछे 3 भी जा सकता है और एक के पीछे 5 भी जा सकता है। यहाँ पे 3 और 5 में से कोई भी सरफेस आ सकती है, क्योंकि 2 4 6 अगर एक के निकट है तो एक के पीछे 3 और 5 में से कोई भी सरफेस जा सकती है। अब हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट हमारा 100% ट्रू है। क्या ये 100% ट्रू है 2 इज अपोजिट टू 6? क्या ये 100% ट्रू है 2 इज अपोजिट टू 6? क्या 2 के विपरीत 6 है? क्या ये बात 100% सत्य है कि 2 के पीछे 6 है? हाँ, 2 के पीछे 6 है। क्या ये बात 100% ट्रू है? सर ये बात 100% ट्रू नहीं है, 2 के पीछे 6 है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 के पीछे 6 हो, 2 और 6 एक दूसरे के निकट भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि 2 के पीछे 6 हो। भैया 2 और 6 एक दूसरे के निकट भी हो सकते हैं। अच्छा 1 इज एडजेसेंट टू 3, है ना? 1 इज एडजेसेंट टू 3, क्या जरूरी है 1 3 के एडजेसेंट हो? नहीं सर। सर 1 3 के अपोजिट भी हो सकता है और 1 3 के एडजेसेंट भी हो सकता है। ये भी बात एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। 3 इज एडजेसेंट टू 5, बेटा क्या 3 और 5 एक दूसरे के निकट हैं? क्या 3 और 5 एक दूसरे? सब ब्लैक ब्लैक हो गया था है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कॉलिंग टीम को फोन कहां से लगाएं? अरे यार कॉलिंग टीम को फोन जो कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है उस कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करो, फिर कॉलिंग टीम का नंबर अपने आप लग जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, है ना, कि 3 और 5 कभी भी, अच्छा ये बताओ 3 इज एडजेसेंट टू 5, अगर मान लो 1 के अपोजिट 3 है, अगर एक के पीछे 3 है, अगर एक के पीछे 3 है तो बेटा 5 कहाँ होगा? सर 5 बीच में कहीं होगा। अगर एक के पीछे 5 है तो 3 कहाँ होगा? सर 3 बीच में कहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 3 और 5 हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे। 3 और 5 हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे, ये बात 100% ट्रू है, 100% ट्रू है ना? 3 इज अपोजिट टू 5, क्या कभी 3 5 के विपरीत जा सकता है? सर ये बात 100% फॉल्स है कि 3 5 के विपरीत चला जाए। किसी भी कीमत पे 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो एक पॉसिबिलिटी है, वो एक संभावना है ना? दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है और चौथा जो स्टेटमेंट है वो 100% फॉल्स है। समझ रहे हो? तो यानी कि ये जो कथन दिया हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, फुल क्लास नोट्स अपलोड है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना, इस इन्फॉर्मेशन से हम सिर्फ यही पता लगा सकते हैं कि डेफिनेटली 3 और 5 एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। 3 और 5 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, है ना?
क्योंकि 3 और 5 में से कोई एक नंबर एक के विपरीत जाएगा, तो ये खुद एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। और डाइस में जो नंबर एक दूसरे के विपरीत नहीं जाते हैं वही तो एक दूसरे के एडजेसेंट सरफेस होते हैं। तो जो 100% ट्रू स्टेटमेंट है वो सिर्फ ऑप्शन सी है। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो अगर पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप अपना डाउट यहाँ पे दूर कर सकते हैं, यहाँ पे दूर कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन है।
यदि एक 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत, नहीं नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन अलग हो गया, ये तो आपके साथ धोखा हो गया है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन और आसान है ना, ये क्वेश्चन और आसान है। यदि एक 5 के विपरीत है, हमसे कहा जा रहा है यदि एक 5 के विपरीत है, इफ 1 इज अपोजिट टू 5, और 2 3 के विपरीत है एंड 2 इज अपोजिट टू 3। अच्छा मेरे दोस्त, if 1 is opposite to 5, 2 is opposite to 3, then definitely 4 will be 4 will be opposite to 6। तो भैया 4 पक्का 6 के विपरीत होगा, है ना। अगर एक 5 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, तो नंबर कौन कौन से बच गए, 4 और 6। तो डेफिनेटली 4 6 के विपरीत होगा, 6 4 के विपरीत होगा। अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 100% ट्रू है। 4 is adjacent to 3 and 6, 4 is adjacent to 3, ये 100% ट्रू है कि 4 is adjacent to 3, लेकिन 4 is adjacent to 6 ये 100% फॉल्स है। आधी बात तो 100% ट्रू है, आधी बात 100% फॉल्स है, पूरा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 2 is adjacent to 4 and 6, भैया 2 is adjacent to 4 बिल्कुल 100% ट्रू है, क्योंकि अगर 2 3 के विपरीत है तो 3 को छोड़कर 3 को छोड़कर 2 सबके निकट होगा, 2 1 के भी निकट है, 5 के भी निकट है, 4 के भी, 6 के भी, तो 2 4 के भी निकट है, 2 6 के भी निकट है, ये बात 100% ट्रू है ना। 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6, 4 इज एडजेसेंट टू 5 100% ट्रू है, लेकिन 4 इज एडजेसेंट टू 6 100% फॉल्स है। 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, 6 इज एडजेसेंट टू 3 बिल्कुल 100% ट्रू है, लेकिन 6 इज एडजेसेंट टू 4 बिल्कुल 100% फॉल्स है। भैया 6 3 के निकट है, बिल्कुल सच है कि 6 तो 3 के निकट होगा ही, लेकिन 6 4 के निकट है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 तो 4 के विपरीत है। तो यहाँ पे 3 बातें तो बेटा आधी से आधी गलत है, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है जो 100% ट्रू है, ठीक है, 100% ट्रू है। चलिए साहब, इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 एंड 5, देन विच ऑफ द, हाँ ये वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। ये जो हमने किया है ना क्वेश्चन नंबर 15, सेम यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 15 और 17 दोनों सेम क्वेश्चन है ना, 15 और 17 दोनों सेम क्वेश्चन है। टाइम मैनेजमेंट के लिए बेटा आपको खुद, मैंने आपको देखो इतनी देर यही समझाया आज की क्लास से पहले, कि आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिसाइड करो। आप अपने पिक्चर के हीरो हो, आप अपनी लाइफ के हीरो हो। अगर आप टाइम मैनेजमेंट भी करोगे तो भैया आप अपने अकॉर्डिंग करोगे ना, कि आपका स्केड्यूल क्या है, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, तो आप उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करोगे ना। है दुनिया में, मतलब मान लो मैं सोता हूँ रात को 3 बजे, तुम सोते हो रात को 2 बजे, एक सोता है रात को 1 बजे, एक सोता है रात को 11 बजे, एक सो जाता है शाम रात को 9 बजे। तो हर व्यक्ति का टाइम शेड्यूल अलग। अब मैं मान लो अपने हिसाब से तुम्हें कैसे बता दूं कि तुम कितने कितने बजे पढ़ो, मैं कह दूं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, तुमसे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सुबह सुबह, लेकिन तुम तो सुबह 4 बजे सो रहे हो, तो कैसे काम चलेगा, है। तो इसीलिए मैंने आपको यही समझाया, यही समझाने की कोशिश की कि दुनिया में किसी को मत देखो, कंपैरिजन बिल्कुल मत करो कि कौन कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है और कौन कब पढ़ाई कर रहा है और कौन कैसे। आप अपना 100% दो, आप अपने आप को पहचानो कि आप किस टाइम जोन में कंफर्ट फील करते हो। आप रात में पढ़ने में कंफर्ट फील करते हो या सुबह जल्दी उठ के पढ़ने में कंफर्ट फील करते हो, आप वैसे ही पढ़ो। जरूरी नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, आप नहीं पढ़ पा रहे आप रात को देर तक पढ़ो, ठीक है। वो हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है। आपको मैथ्स 1 घंटे पढ़नी है या 6 घंटे पढ़नी है, वो आप डिसाइड करोगे कि आपका मैथ्स का लेवल क्या है। आपको रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, 6 घंटे पढ़नी है, वो आप डिसाइड करोगे। आपको जीएस 1 घंटे पढ़नी है, 6 घंटे, वो आप डिसाइड करोगे। इंग्लिश कितने घंटे पढ़नी है, वो आप डिसाइड करोगे। तो ये सारे डिसाइडिंग फैक्टर आपके खुद के होंगे, क्योंकि आपसे बेहतर दुनिया में आपको कोई और नहीं जानता। जो आपके अंदर कमियां है ना, वो आप ही को पता है, और उन कमियों को पहचानो। एक दिन आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और फिर अपने आप को देखो और फिर अपनी गलतियां ढूंढो और उन पे काम करना शुरू करो आज से, ठीक है। हाँ जी, यदि एक संख्या 2 3 और 5 के निकट है बेटा, तो मुझे बताओ फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत क्या है। अगर एक संख्या
2, 3 और 5 के निकट है। अगर एक संख्या 2, 3, 5 के निकट है तो एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत या तो 4 होगा या 6 होगा। भाई सीधी सी बात है, एक के विपरीत ना तो 2 जा सकता, ना 3 जा सकता, ना 5 जा सकता, क्योंकि ये तीनों नंबर तो एक के निकट है। तो एक के विपरीत या तो 4 होगा या 6 होगा। तो डेफिनेटली 4 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, क्योंकि इनमें से कोई एक नंबर तो 1 के अपोजिट है। तो ये खुद एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, तो डेफिनेटली ये एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के। अच्छा, 2 इज एडजेसेंट टू 5, भैया 2 5 के निकट है, ये बात पॉसिबिलिटी है, संभावना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 1 इज एडजेसेंट टू 6, 1 इज एडजेसेंट टू 6, ये भी पॉसिबिलिटी है भैया, एक 6 के निकट हो भी सकता है और एक 6 के विपरीत भी हो सकता है। 1 इज एडजेसेंट टू 4, ये भी संभावना है, एक 4 के निकट भी हो सकता है और एक 4 के विपरीत भी हो सकता है। सिर्फ पहली बात 100% ट्रू है, बाकी सब पॉसिबिलिटी है, बाकी सब पॉसिबिलिटी है। बेटा ट्रेंड्स जो चैप्टर है ना, वो मैट्रिक्स का चैप्टर है, छोटा सा आप व्यू। और जो स्पेस ओरिएंटेशन और स्पेस विजुअलाइजेशन जो चैप्टर है ना, वो है डाइस चैप्टर, जो तुम अभी पढ़ रहे हो। और जो कह रहे हो ना सिमेंटिक एनालॉजी, जो एनालॉजी है, तो एनालॉजी ऑफ फिगर, एनालॉजी ऑफ नंबर, एनालॉजी ऑफ वर्ड, एनालॉजी ऑफ फिगर, ये वाले क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। सिमेंटिक सीरीज वही है सीरीज, नंबर सीरीज वाली सीरीज, फिगर वाली सीरीज। फिगर एनालॉजी वही है, नंबर एनालॉजी वही है, सिलेबस में है। मतलब क्या है? कुछ नहीं है इनका। जो तुम पढ़ रहे हो वही सब चीजें। ट्रेंड्स का मतलब है मैट्रिक्स चैप्टर, आप व्यू। और स्पेस ओरिएंटेशन और स्पेस विजुअलाइजेशन यही चैप्टर है जो आप पढ़ रहे हैं, डाइस चैप्टर। यदि 1 2 के विपरीत है और 3 और 4 के निकट है। अच्छा, हमें बोला जा रहा है इफ 1 इज अपोजिट टू 2, अगर 1 2 के विपरीत है तो भैया डेफिनेटली 3 4 के निकट होगा। इस सेंटेंस को तो देने की जरूरत ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर 1 2 के विपरीत होगा ना, तो बेटा 3 4 तो छोड़ो, 3 4 5 6 एक सबके निकट होगा। एक के निकट क्या क्या होगा ये बताओ? अगर 1 2 के विपरीत है तो एक के निकट क्या क्या होगा ये बताओ? और 2 के निकट क्या क्या होगा ये बताओ? 2 के निकट क्या क्या होगा ये बताओ? अगर 1 2 के विपरीत है, अगर 1 2 के विपरीत है ना, 2 के, तो 2 को छोड़कर जितने भी नंबर बच गए, जैसे 3 4 5 6, एक सबके निकट है। अच्छा, 2 किसके विपरीत है? 1 के, तो 1 को छोड़कर जितने भी नंबर बच गए है ना, 2 उन सबके निकट होगा। तो 2 निकट होगा बेटा 3 4 5 6 के। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 इज एडजेसेंट टू 6, बिल्कुल 2 इज एडजेसेंट टू 6 100% ट्रू है। 3 इज एडजेसेंट टू 4, पॉसिबिलिटी है, 3 4 के निकट हो भी सकता है, विपरीत भी हो सकता है। 4 इज एडजेसेंट टू 6, ये भी पॉसिबिलिटी है, 4 4 के निकट, मतलब 4 6 के निकट भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। 3 इज एडजेसेंट टू 5, ये भी संभावना है, 3 5 के निकट भी हो सकता है और 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी। तो हमें देखना है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि 2 3 के विपरीत है, सेम क्वेश्चन है बेटा, यदि 2 3 के विपरीत है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 2 3 के विपरीत है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 2 3 के विपरीत है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या पता लगा सकते हैं? अगर 2 3 के विपरीत है तो ये बताओ 2 के निकट क्या है? अगर 2 3 के विपरीत है तो 2 के निकट क्या है और 3 के निकट क्या है ना? 2 के निकट क्या है और 3 के निकट क्या है? अगर 2 3 के विपरीत है तो आप ये बताओ 2 के निकट क्या है और 3 के निकट क्या है? जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, थोड़ा मोटिवेट कर दो भाई साहब, आप लेट हो गए, अब मोटिवेशन में भी लेट हो गए। आज की क्लास शुरू के 15 मिनट मैंने मोटिवेट किया आपको, स्टार्टिंग की 15 मिनट देख लेना क्लास को, है ना?
ढेर सारे मोटिवेट हो जाओगे। यदि 2 3 के विपरीत है, अच्छा बाबू अगर 2 3 के विपरीत है तो 2 के निकट क्या क्या होगा, 3 को छोड़कर सब होगा, 1 4 5 6। अच्छा 3 के विपरीत 2 है तो 2 को छोड़कर सभी 3 के निकट होगा, 1 4 5 6, 1 4 5 6। तो 1 इज अपोजिट टू 5, 1 इज अपोजिट टू 5 पॉसिबिलिटी है, 1 5 के अपोजिट हो भी सकता नहीं भी। 4 इज अपोजिट टू 6 पॉसिबिलिटी है, 4 6 के अपोजिट हो भी सकता नहीं भी। 4 इज एडजेसेंट टू 2 है ना, 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 4 इज एडजेसेंट टू 6। देखो 4 इज एडजेसेंट टू 2 ये तो 100% ट्रू है, लेकिन 4 इज एडजेसेंट टू 6 ये पॉसिबिलिटी है कि 4 6 के निकट हो भी सकता है नहीं भी। 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3 ये दोनों ही बातें 100% ट्रू है कि एक भैया 2 के भी निकट है और एक 3 के भी निकट है, एक 2 के भी निकट है और एक जो है वो 3 के भी निकट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जरा इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। इसका मतलब समझते हो कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है। यहाँ पे प्रत्येक पासे में विपरीत सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। इसका मतलब दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, ये सारे के सारे ना मानक पासा है। ये सारे के सारे क्या है, मानक पासा। मानक पासा वो पासा होता है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जिसमें आपको जहां 1 डॉट है ना उसके पीछे आपको देखने को मिलने वाली है 6 डॉट, जहां पे 2 डॉट्स हैं उसके पीछे आपको देखने को मिलने वाली है कितनी डॉट्स, 5 डॉट्स। जहां पे 3 डॉट्स हैं जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको देखने को मिलने वाली है 4 डॉट्स। समझ रहे हो? हाँ जी, एक के पीछे 6 मिलने वाला है, 2 के पीछे 5 मिलने वाला है, 3 के पीछे 4 मिलने वाला है आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप आंसर दो, ठीक है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आंसर दो। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर दीजिए।
हाँ जी, इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स। अच्छा, इवन नंबर ऑफ डॉट्स का मतलब क्या है? इवन नंबर ऑफ डॉट्स, डाइस में, इस डाइस में ना डॉट्स बनी हुई है, कुछ तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई है और कुछ बनी है हमारी ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डॉट्स मतलब 2, 4 और 6। ऑड नंबर ऑफ डॉट्स मतलब 1, 3 और 5। समझ रहे हो? तो इस डाइस में क्या कह रहे हैं कि इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब ये रहा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे पासे में निचली सतह पर जो बिंदुओं की संख्या है वो सम है। अच्छा, एक बात बताओ, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सम बिंदुओं की संख्या आखिर 2 है, 4 है या 6? तो मैं पता कैसे चलेगा कि नीचे 2, 4, 6 में से क्या है? कैसे पता लगाओगे? क्योंकि निचली सतह पे सम बिंदु आना चाहिए, इवन नंबर ऑफ डॉट्स। इवन नंबर ऑफ डॉट्स या तो 2 है या 4 है या 6 है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो इवन नंबर ऑफ डॉट्स 2, 4, 6 में से क्या है नीचे बॉटम सरफेस पे? नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये बताओ, कैसे पता लगाओगे? सर बहुत आसान है, क्योंकि ये एक मानक भाषा है, स्टैंडर्डाइज है ना। तो भैया स्टैंडर्डाइज में 5 के पीछे क्या होगा? 5 के पीछे होगा 2। अच्छा, 6 के पीछे क्या होगा? 6 के पीछे होगा 1। अब बाबू 5 के पीछे 2 हो गया, 6 के पीछे 1 हो गया, तो बचे कौन कौन से नंबर? 3 और 4। भैया 5, 2, 6, 1 निकाल दो तो बचे क्या? 3 और 4। 3 और 4 में से जो इवन नंबर है सिर्फ वही नीचे जा सकता है। तो बेटा 4 नीचे आ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट 3 ऊपर चला जाएगा। तो हमें ऐसे पता चलेगा कि नीचे क्या है। अच्छा, ये स्टैंडर्डाइज है, तो बाबू 3 के पीछे तो 4 चला गया, 5 के पीछे 2 चला गया, है ना, 3 के पीछे चला गया 4, 3 के पीछे चला गया 4, 5 के पीछे चला गया 2। तो बचा क्या क्या, ये बताओ, क्या क्या बचा? फटाफट से बताओ। हाँ जी, तो बाबू 3 के पीछे 4 चला गया, 5 के पीछे 2 चला गया, तो बचा क्या? 6 और 1। अच्छा, 6 और 1 में से इवन 6 है, तो नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। 2 के पीछे 5 चला गया, 6 के पीछे 1 चला गया, 2, 5, 6, 1, तो बचा क्या? 3, 4। 3, 4 में इवन क्या है? 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर। खत्म, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है? देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। तो भैया इनके ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या का योग कितना होगा? तो 3 और 1 4 और 3 7, 3 और 1 4 और 3 7। तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या का योग कितना होगा? चलिए साहब, पढ़ो इस इंफॉर्मेशन को, इस कंडीशन को पढ़ो और इस कंडीशन के हिसाब से आंसर दो। क्या आंसर बनता है आपका, जल्दी से। हाँ जी, if the dice first, second and third have even number of dots on their bottom faces, ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इफ द डाइस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, यानी कि इनके बॉटम फेसेस पे जो डॉट्स बनी हुई हैं वो इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डॉट्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो डाइस है हमारा, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बॉटम सरफेस पे आपको इवन नंबर ऑफ डॉट्स मिलेंगी। बॉटम पे कौन सी डॉट्स मिलेंगी? इवन डॉट्स। तो पहले तो वो पता लगा लो कौन कौन सी इवन डॉट्स है। तो भैया 5, 2, 6, 1, 5, 2, 6, 1 बचा गया 3, 4, 3, 4 में इवन क्या है? 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2 बचा गया 6, 1, 6, 1 में इवन क्या है? 6, 2, 5, 6, 1 बचा गया 3, 4, 3, 4 में इवन क्या है? 4।
तो बेटा 4 नीचे तो 3 ऊपर, 6 नीचे तो 1 ऊपर, 4 नीचे तो 3 ऊपर। हर दो विपरीत सतहों का योग 7 है ना? हाँ जी। अगला क्या है? यदि पासा 1 2 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है और पासा 4 5 6 के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम है। बेटा 4 5 6, 4 5 6 के, है ना? अब हमें क्या बोला जा रहा है? 4 5 और 6 जो पासे हैं इनके ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या जो है वो ऑड है, ऑड। तो भैया 5 के पीछे 2 है, 3 के पीछे 4 है, 5 2 3 4 बचा क्या? 6 1, 5 2 3 4 बचा क्या? 6 1, 6 1 में से ऑड नंबर बेटा ऊपर है, ठीक है? 6 1 5 2, 6 1 5 2 बचा क्या? 3 4, 6 1 5 2 बचा क्या? 3 4, 3 4 में से ऑड जो नंबर है वो 3 ऊपर है, 4 3 2 5, 4 3 2 5 बचा क्या? 6 1, 6 1 में से जो ऑड है वो नंबर ऊपर है, ठीक है? तो इन दोनों समूहों के पासों के ऊपरी सतहों पर कुल बिंदुओं का अंतर क्या होगा? यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर कितना बन गया हमारा? 3 और 1 4 और 3 7। यहाँ पे टोटल नंबर कितना बन गया? 1 और 3 4 और 1 5। और बेटा 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा ये हमें बताना है। 7 और 5 का अंतर कितना होगा? 7 और 5 का अंतर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ऑड नंबर डाइस, क्वेश्चन क्या है? इफ ऑड नंबर्ड डाइस, ऑड नंबर डाइस का मतलब समझ रहे हो? ऑड नंबर्ड, ऑड नंबर डाइस का मतलब है पहला डाइस, तीसरा डाइस और पांचवा डाइस। दीज आर ऑड नंबर डाइस, पहला डाइस, तीसरा डाइस और पांचवा डाइस, दीज आर ऑड नंबर डाइस। क्या कहना चाह रहे हैं? इफ ऑड नंबर डाइस हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, है ना? पहले तीसरे पांचवें जो पासे हैं इनके बॉटम फेसेस पे जो भी नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। यानी कि विषम संख्या वाले पासे, विषम संख्या वाले पासे हैं पहला, तीसरा, पांचवा। और विषम संख्या वाले पासों में निचली सतह पर, निचली सतह मतलब बॉटम सरफेस पर, बॉटम सरफेस पर बिंदुओं की संख्या भी विषम है, यानी कि नंबर ऑफ डॉट्स क्या है? ऑड। इसका मतलब 5 2 6 1 बचा क्या? 3 4, 3 4 में ऑड क्या है? 3, 3 नीचे 4 ऊपर, अच्छा? 2 5 6 1 बचा क्या? 3 4, 3 4 में ऑड क्या है? 3, 3 नीचे 4 ऊपर, अच्छा? 6 1 5 2 बचा क्या? 3 4, 3 4 में 3 नीचे 4 ऊपर, ऑड नीचे, समझ रहे हो? तब इन पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का कुल योग कितना होगा? तो बेटा ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का कुल योग कितना होगा? 4 और 4 8 और 4 12। ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का कुल योग कितना होगा? 12। ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का कुल योग कितना होगा? 12। चलिए नेक्स्ट। इफ इवन नंबर डाइस, बेटा इवन नंबर डाइस का मतलब क्या हो गया? यदि सम संख्या वाले पासे, सम संख्या वाले पासे मतलब, सम संख्या वाले पासे मतलब हम कौन कौन से पासों की बात कर रहे हैं? अब 2 4 और 6। सम संख्या वाले पासे मतलब 2 4 6। इफ इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, इनके टॉप फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो इवन है, इनके टॉप फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो इवन है, इवन। तो भैया 3 के पीछे 4 है, 5 के पीछे 2 है, 3 4 5 2 बचा क्या? 6 1, 6 1 में से इवन नंबर हो गया, 6 ऊपर है, 5 2 3 4, 5 2 3 4 बचा गया 6 1, 6 1 में इवन क्या है? 6 ऊपर है, समझ रहे हो? 4 3 2 5, 4 3 2 5 बचा क्या? 6 1, 6 1 में इवन क्या है? 6 ऊपर है ना? देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टॉप फेसेस ऑफ दीज डाइस? तो इन पासों में ऊपरी सतहों पर कुल योग कितना होगा? 6 और 6 12 और 6, 6 और 6 12 और 6 18, 6 और 6 12 और 6 18। Sir, recently I would ask something to you. Can I crack the SSC CGL exam because I need very much to this one seat. My father economic crisis very much. Sir, please encourage me.
ये बताओ, सिलेक्शन के लिए तुम्हें 4 सीट चाहिए हैं? सिलेक्शन के लिए तो एक ही सीट चाहिए ना, तुम्हें तो अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। हम्म? एक क्वेश्चन लिखो बेटा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बिल्कुल इसी तरीके से आया था, एकदम डिफरेंट। इफ द if the difference between if the difference between if the difference between the odd number of dots if the difference between the odd number of dots of opposite surfaces if the difference between the odd number of dots of opposite surfaces is 6, then which figure is correct? 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 सिर्फ इतनी ही लैंग्वेज थी, हमें इसी से ही अंदाजा लगाना है कि हमें क्या बताना है, हमसे क्या पूछ रहा है। यदि समभुज सतहों की यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तब कौन सी आकृति सही है? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तब कौन सी आकृति सही है? और 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अच्छा, हर ऑप्शन में एक डाइस की फिगर थी और हर सरफेस पे कुछ कुछ नंबर ऑफ डॉट्स बने हुए थे लाइक दिस। लेकिन मैं ये डॉट्स नहीं बना रहा, क्योंकि डॉट्स बनाऊंगा तो ना टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, डॉट्स बनाने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसीलिए मैं नंबर ऑफ डॉट्स नहीं बना रहा। तो नंबर ऑफ डॉट्स की जगह मैं सीधा नंबर लिख देता हूं। यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तब इनमें से कौन सी आकृति सही है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेसेस इज 6, देन विच फिगर इज करेक्ट। यानी कि यहाँ पे पासे बने हुए हैं और हर फिगर में कुछ कुछ नंबर ऑफ डॉट्स हैं। ठीक है, कुछ कुछ नंबर ऑफ डॉट्स हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डॉट्स की जगह मैं ये नंबर्स लिख लेता हूं, 8 10 12, 8 8 10, 7 9 11, 7 9 11, 2 4 6, 2 4 6। बस इतना ही क्वेश्चन था और इसमें कुछ भी नहीं था। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? हमें क्या बोला जा रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, यानी कि सतहों पर जो बिंदु बने हुए हैं वो ऑड बने हुए हैं, है ना। यानी कि सतहों पर जो बिंदु बने हुए हैं वो ऑड बने हुए हैं। तो अगर ऑड डाइस की बात होती है या हर सरफेस पे ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की बात होती है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमें डॉट लेनी है वो लेनी है 1 3 5 7 9 11, क्योंकि यही हमारी होंगी ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। अगर हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ डॉट्स की बात करते, है ना, अगर सिर्फ हम इवन नंबर ऑफ डॉट्स की बात करते तो हम डॉट्स लेते बेटा 2 4 6 8 10 12। और अगर हम किसी की बात ना करें, नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन अगर है, तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ डॉट्स ली जाती हैं वो ली जाती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ये वाली होंगी, इवन नंबर ऑफ डॉट्स, और नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा अगर ये ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं हर सरफेस पे, तो हर सरफेस पे ये इवन डॉट्स कैसे आ सकती हैं? इवन डॉट्स कैसे आ सकती हैं? इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। लेकिन अगर गलती से यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन होता जिस ऑप्शन में ऑड नंबर ऑफ डॉट्स होती, तब आप उस ऑप्शन को गलत साबित कैसे करते? जैसे 1 7 9, इस ऑप्शन को गलत कैसे करते आप? 1 7 9। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तो इसका मतलब पता है क्या है? यदि समभुज सतहों की, हाँ आज करियर को पूरे 5 साल हो गए हैं, है ना। ठीक 5 साल पहले करियर पर मेरा पहला बैच आया था,
जब करियर बिल की नींव रखी गई थी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, कि हमारी जो विषम बिंदु है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, और हर अपोजिट सरफेस का जो डिफरेंस है बेटा वो 6 आना चाहिए। हर अपोजिट सरफेस का डिफरेंस 6 आना चाहिए, यानी कि 1 के पीछे कितना होगा, 1 के पीछे होगा 7, 7 के पीछे 1, तभी तो 7 और 1 का डिफरेंस 6 आएगा। 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे होगा 9, 9 के पीछे होगा 3, तभी तो 9 और 3 का डिफरेंस 6 आएगा, है ना। 5 के पीछे होगा 11, 11 के पीछे 5, तभी तो 11 और 5 का डिफरेंस आएगा 6। तो यानी कि ये हमारा परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। 1 और 7 दो विपरीत सतह हैं, ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इस बेसिस पर हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हर दो विपरीत सतहों का जो अंतर है वो आना चाहिए 6। 7 और 1 का अंतर 6, 9 और 3 का अंतर 6, 11 और 5 का अंतर 6। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही था। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन का आंसर देना। इफ द डिफरेंस बिटवीन the odd number of the number of dots, इस बार ना तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स बोला जा रहा ना ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स इज 3, देन विच फिगर इज करेक्ट। यदि सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, इस बार आपको ना सम बोला जा रहा ना विषम बोला जा रहा है। यदि सिर्फ इतना बोला जा रहा है, यदि सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, यदि सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, यदि सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, तब इनमें से कौन सी आकृति सही होगी, तब इनमें से कौन सी आकृति सही होगी। ठीक है जी, और यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, वही सेम ऑप्शन है 8, 8, 10, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 2, 4, 6। सर सीधी सी बात है, ये नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन है तो ये सारी बिंदु नहीं आ सकती, नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मान लो गलती से यहाँ पर एक ऑप्शन बना होता तो उसको हम गलत साबित कैसे करते। यहाँ पर ऑप्शन होता ये वाला, इसको कैसे गलत साबित करते। तो बाबू यहाँ पे हर सम्मुख सतहों का अंतर कितना है, हर सम्मुख सतहों का अंतर 3 है। ठीक है ना, प्रत्येक दो विपरीत सतहों का अंतर क्या है, प्रत्येक दो विपरीत सतहों का अंतर होता है 3। ठीक है, तो 1 के पीछे क्या है, 1 के पीछे 4, 4 के पीछे 1, तभी तो दोनों का अंतर 3 आएगा। 2 के पीछे क्या है, 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, तभी तो 2 और 5 का अंतर 3 आएगा। और 3 के पीछे क्या है, 6, 6 के पीछे 3, तभी तो 6 और 3 का अंतर 3 आएगा। इस हिसाब से बेटा ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है ना, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। क्वेश्चन में लिखा होगा इवन नंबर ऑफ डॉट्स या ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, या फिर कुछ नहीं लिखा होगा। अब डाइस चैप्टर का दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए डाइस चैप्टर का, अब आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे बच जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं सैटरडे संडे हमारी क्लास रहती है ऑफ। अब आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो जिन बच्चों का डाइस चैप्टर छूट गया है ना, वो बच्चे इन 2 दिनों में बैकअप ले लें। ये जो 6 लेक्चर हुए हैं इन 2 दिनों में उनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी, नया दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो पहले आपने क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं डाइस के, पहले तो आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना दोबारा से, तब अलग से प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, हर दो विपरीत सतहों का अंतर 3 है, हर दो विपरीत सतहों का अंतर 3 है, तो 1 के पीछे 4 होगा, 4 के पीछे 1, क्योंकि 4 और 1 का अंतर 3 आएगा। 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि दो विपरीत सतह पासे में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती।
है ना। और ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ना इवन डाइस का ना ऑड डाइस का, तो ये वाले जो नंबर्स थे ये वैसे ही गलत हो गए। डाइस में ये नंबर्स तो हो ही नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5 6 बस। ठीक है, चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।